नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम भारत की हथियारों वाली शॉपिंग और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक महत्वपूर्ण डीएनए टेस्ट करेंगे। कल से गोवा में ब्रिक्स सम्मेलन शुरू हो रहा है, जहां भारत के अलावा ब्राजील, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल होंगे। और कल से पूरी दुनिया की निगाहें गोवा के ब्रिक्स सम्मेलन पर होंगी। वहां भारत अपने 4 सहयोगी देशों के सामने पाकिस्तान की कूटनीतिक पिटाई कर सकता है और उसे अलग थलग करने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सहमति बनाने की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा भारत और रशिया के बीच रक्षा क्षेत्र में कई बड़े समझौते हो सकते हैं। अक्सर ऐसी खबरों को बोरिंग मान लिया जाता है, लेकिन असलियत में ऐसा होता नहीं है। अगर सरल भाषा में इस खबर को समझाया जाए तो आपको कई नई और दिलचस्प जानकारियां और नए संकेत मिल सकते हैं। इस बार का ब्रिक्स सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत की कूटनीति की नई दिशा तय करेगा। इसलिए इसके बारे में आपको हर बात पहले से ही पता होनी चाहिए। और कल का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है और हम कल के लिए आज ही आपको पूरी तरह से तैयार कर देंगे। इसके बाद हम देश के मेडिकल सिस्टम की रग रग में फैल चुके लालच वाले कैंसर का डीएनए टेस्ट करेंगे। इस लालच के शिकंजे में फंसकर देश के लाखों मरीज अपनी जान गंवा रहे हैं और उनके परिवार आर्थिक रूप से बर्बाद हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हमारे देश में बीमार पड़ना बहुत महंगा सौदा बन चुका है और भारत में 80% दवाइयों की कीमत पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। एक ही दवा अलग अलग दामों पर बिकती है और मरीजों को बिना चाकू और बंदूक दिखाए खुलेआम लूटा जाता है। बाजार में सैकड़ों ऐसी दवाएं मौजूद हैं जिनके दाम कंपनियां, केमिस्ट, प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल अपनी मर्जी से तय कर रहे हैं और दवाओं को बेचने के लिए डॉक्टरों का भी भरपूर जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। हालत यह है कि भारत में 6 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो महंगे इलाज और दवाओं की वजह से आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुके हैं। गौर से अगर देखा जाए तो ये हर घर, हर परिवार से जुड़ी हुई समस्या है। इसलिए आज हम इसका डीएनए टेस्ट करेंगे। ये बहुत बड़ा और फैला हुआ विषय है और इसे एक रिपोर्ट में समेटना संभव नहीं है। हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं और हमारी टीम इस पर रिपोर्टिंग कर रही है। इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमें आपके साथ की जरूरत पड़ेगी और ये मुहिम हम आज शुरू करेंगे। इसके अलावा आज मुझे आपको ये जानकारी देते हुए बहुत तकलीफ हो रही है कि मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले के दौरान मुंबई पुलिस के जिन स्निफर डॉग्स की वजह से कई लोगों की जान बची थी, उनमें से एक स्निफर डॉग शहीद हो गया है। ये कुत्ता देश की सेवा करने वाला एक सैनिक था। आप सोच रहे होंगे कि डॉग स्क्वाड्स में शामिल एक कुत्ते के लिए हम सैनिक और शहीद शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब हम आपको आज डीएनए टेस्ट के जरिए जरूर देंगे। और आज हमारे पास एक एक्स्ट्रा विचार भी है और वो विचार ये है कि मीडिया पर आंखें बंद करके कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं आज ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस पर हम और आप विस्तार से आज एक संवाद करेंगे। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। श्रीनगर के पास जकूरा में सशस्त्र सीमा बल की पेट्रोलिंग टीम पर आतंकी हमला हुआ है। हमले में एसएसबी का एक जवान शहीद हो गया है। शहीद जवान का नाम घनश्याम गुर्जर है, जबकि 8 जवान घायल हैं। हमारी 6 गाड़ियों में हमारी ये जा रही थी कॉन्वॉय वापस, जो हमारी 3 कंपनियां थी। उसी में से एक गाड़ी जो थी उसमें गली से निकल के 2-3 लड़के करीब आए और उन्होंने ब्रस्ट फायर किया गाड़ी पे और उसके बाद वो लोग फिर वहाँ से पीछे उसी गली की तरफ भागे। और बाद में हमें देखा गया कि हमने देखा कि हमारे 8 जवान घायल हैं और एक हमारे शहीद हो चुके हैं। एसएसबी की 6 गाड़ियां पेट्रोलिंग से वापस लौट रही थी, तभी जकूरा के सीआरपीएफ कैंप के पास आतंकियों ने हमला कर दिया। करीब 50 राउंड फायरिंग की। 29 सितंबर को एलओसी पार सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर यह 5वां आतंकी हमला है। जबरदस्त जब फायरिंग शुरू हो गई, हम जमीन में दब गए। कम से कम मुझे लगता है 500-600 राउंड चले। हमारी दुकान में इतनी सारी गोलियां लगी, हमें यकीन ही नहीं हो रहा है हम कैसे जिंदा है अभी। पीएम मोदी ने आज कहा कि भारत की सेना बोलती नहीं, पराक्रम दिखाती है। उन्होंने कहा कि देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी बोलते नहीं हैं। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में पीएम पूर्व सैनिकों के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। और उस दिन रोज मेरे बाल नोच लिए जाते थे, मोदी सो रहा है, मोदी कुछ कर नहीं रहा है। लेकिन जैसे हमारी सेना बोलती नहीं, पराक्रम करती हैं, हमारे रक्षा मंत्री भी बोलते नहीं हैं।
रक्षा मंत्री और सेना की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने ये भी कहा कि उन पर भी सवाल उठाए जाते थे, वो सो रहे हैं, कुछ करते नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल में शौर्य स्मारक का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश सरकार ने इसे 41 करोड़ में देश के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों की याद में बनवाया है। ये देश का पहला ऐसा शौर्य स्मारक है जिसे सेना ने नहीं बनाया। पीएम मोदी ने कहा कि सेना का मनोबल ही उसकी पूंजी है। उन्होंने कहा, सेना सेवा करने में भेदभाव नहीं करती। यही मेरे फौज के जवान, कल क्या हुआ था, किसने क्या किया था, इसका रत्ती भर मन में न रखते हुए उसकी भी जिंदगी मेरे देशवासी की जिंदगी है, उसको बचाने के लिए वो जी जान से जुटे रहे। शौर्य स्मारक के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैन मुनि विद्यासागर से मिले। गोवा में कल से ब्रिक्स देशों का 8वां शिखर सम्मेलन शुरू होगा। ब्रिक्स तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का संगठन है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्ष इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मुद्दा उठा सकता है। पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत में पठानकोट और उरी आतंकी हमले के मास्टरमाइंड आतंकी मसूद अजहर का मुद्दा भी उठा सकते हैं। जब इंडिया और रूस के नेता मिलते हैं तो दुनिया के हर जो रीजनल इश्यूज हैं, जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, वो डिस्कस करते हैं। पहले भी करते थे, अब आज भी करेंगे, क्योंकि रूस इज़ अ ग्लोबल पावर, इंडिया इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट कंट्री इन द वर्ल्ड। 2 दिन के सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स और बिम्स्टेक की भी बैठक होगी। इस बैठक में भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार के प्रतिनिधि शामिल होंगे। गोवा में ब्रिक्स सम्मेलन के लिए सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। राज्य के समुद्री तटों पर पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। राज्य की हर सड़क और रेलवे लाइन पर नजर रखी जा रही है। राज्य की पुलिस ने लोगों के आने जाने पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी है। टम्बोलिन एयरपोर्ट के पास की सड़क से किसी के भी गुजरने पर रोक लगा दी गई है। शहर की समुद्री सीमा की निगरानी के लिए कोस्ट गार्ड के जवान लगाए गए हैं। साथ ही गोवा के आसमान पर भी कोस्ट गार्ड का पहरा है। गोवा की नदियों के किनारे पर मरीन पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। समुद्र तटों पर अस्थायी बंकर बनाए गए हैं। सुरक्षा में गोवा पुलिस की मदद के लिए अर्धसैनिक बलों की 7 कंपनियां लगाई गई हैं। ब्रिक्स सम्मेलन की सुरक्षा के लिए गोवा पुलिस की एक टीम ने दिल्ली पुलिस से 1 महीने की ट्रेनिंग भी ली थी। चीन ने कहा है कि भारत और उसके रिश्ते सुधर रहे हैं, लेकिन एनएसजी में भारत की सदस्यता पर वो अपने रुख पर कायम है। चीन भारत की एनएसजी सदस्यता का विरोध करता रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने पर भी उसकी राय नहीं बदली है। चीन ने मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र में फिर से वीटो कर दिया था। भारत रूस से 500 S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदेगा। दोनों देशों के बीच कल इस समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कल गोवा में इस समझौते पर दस्तखत करेंगे। कल गोवा में ब्रिक्स सम्मेलन से पहले भारत और रूस के बीच 17वां द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन होगा। सम्मेलन में रक्षा, न्यूक्लियर रिएक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और रेलवे से जुड़े कई अहम समझौते हो सकते हैं। मैं कहूँगा कि डिफेंस ज़रूर है, पर उसके अलावा भी बहुत है, और हमारी यही कोशिश है हमेशा कि हम डिफेंस से आगे बढ़ के और भी क्या क्या चीज़ें हम रक्षा के साथ कर सकते हैं वो हम करना चाहते हैं और हम करने शुरू कर दिया है। S-400 दुनिया का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। चीन के बाद भारत रूस से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने वाला दूसरा देश होगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर मसले पर पाकिस्तान से बातचीत के अलावा कोई और रास्ता नहीं। आज अब्दुल्ला ने श्रीनगर में राज्य के सभी विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी। हम अपील करते हैं दोनों बड़े मुल्कों से, साहब, वॉर किसी चीज का सलूशन नहीं है। अगर सलूशन है तो वो डायलॉग है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हालात बिगड़ने की वजह से कश्मीर में सभी स्कूल कॉलेज 3 महीने से बंद है। इससे बच्चों को नुकसान हो रहा है। सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए और लोगों को बेवजह नहीं परेशान करना चाहिए। कश्मीर में पिछले 98 दिनों से कर्फ्यू और बंद का दौर जारी है। राज्य में स्कूल और कॉलेजेस 10 जुलाई से बंद चल रहे हैं।
मुलायम सिंह यादव ने आज कहा कि यूपी में अगला सीएम उम्मीदवार चुनाव के बाद उनकी पार्टी के विधायक तय करेंगे। ये हमारी पार्टी के पार्लियामेंट रूल का काम है, हमारा काम है, और न ये बताया जाता न पूछा जाता है। कानपुर में धम्म चेतना यात्रा के दौरान अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। कहा, घर संभलता नहीं, सरकार क्या चलाएंगे। जो अपने घर के ही कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को संभाल नहीं सकते, वो उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को क्या संभाले। हरियाणा के हिसार में 15 और 16 अक्टूबर को अग्रोहा धाम मेले का आयोजन होगा। राज्यसभा सांसद और एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आज इसकी विस्तार से जानकारी दी। इस बार का ऐसा आयोजन किया गया है ताकि वेदों के मंत्रोच्चारण के साथ अपने नाम के साथ वो भी लगा सकेंगे वैश्य भी, और अगर यज्ञोपवीत धारण करना चाहेंगे वो भी कर सकें। शरद पूर्णिमा के मौके पर वैश्य समाज के इस सबसे बड़े मेले में ओबीसी में शामिल 100 उपजातियों को फिर से वैश्य समाज में शामिल किया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इसके मुख्य अतिथि होंगे। वैश्य समाज से जुड़े 33 सांसद और करीब 110 विधायक भी हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में 1 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने दिल्ली महिला आयोग भर्ती घोटाले के बारे में पूछताछ की। पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुझसे 3 घंटे तक पूछताछ की गई, लेकिन ये नहीं बताया कि मेरा दोष क्या है। पिछले 1.5 साल में दिल्ली सरकार ने जितने काम दिल्ली के लिए किए उतने काम पिछले 20 साल की सरकारों ने भी दिल्ली के लिए नहीं किए थे। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालेवाल ने कहा कि हमें डराने की कोशिश हो रही है। तो ऐसा कोई भी कागज नहीं है जो कि किसी भी तरीके से मनीष सिसोदिया को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकता है दिल्ली महिला आयोग के अपॉइंटमेंट्स में। दिल्ली महिला आयोग में स्वाति मालेवाल ने पूरे कमीशन के साथ मिलकर अपॉइंटमेंट्स करे हैं। दिल्ली महिला आयोग भर्ती घोटाला मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि इसमें तय नियमों के खिलाफ जाकर आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को नौकरी दी गई है। सिने ओनर्स एसोसिएशन ने फिल्म निर्माता करण जौहर की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल को रिलीज करने से मना कर दिया है। COEAI यानी सिनेमा ओनर्स एंड थिएटर एग्जिबिटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने फैसला किया है कि वो पाकिस्तानी कलाकारों वाली भारतीय फिल्में रिलीज नहीं करेंगे। जो हमारी पिक्चरें थी, हिंदी पिक्चरें, पाकिस्तान ने बैन कर दी। हमारे जो कंटेंट्स थे सैटेलाइट के वो बैन कर दिए। तो ये सब को माहौल को देखते हुए हमें ऐसा लगा और हमारे मेंबर्स जो है उनको ऐसा लगा कि हमको भी पाकिस्तानी पिक्चर्स रिलीज नहीं करनी चाहिए। COEAI सिंगल स्क्रीन थिएटर से जुड़ा हुआ संगठन है जिसके सदस्य गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में हैं। 28 अक्टूबर को रिलीज होने वाली फिल्म ऐ दिल है मुश्किल में पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान ने भी काम किया है। बिहार के मुजफ्फरपुर केंद्रीय विद्यालय में छात्र की पिटाई का वीडियो मीडिया में आने के बाद पुलिस ने 2 आरोपी छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी दोनों छात्र सगे भाई हैं जो मुजफ्फरपुर जेल में बंद अपराधी शशि भूषण के बेटे हैं। 25 अगस्त को इन दोनों भाइयों ने एक छात्र को बुरी तरह से पीटा था। आरोपी छात्रों ने खुद पिटाई का वीडियो इंटरनेट पर अपलोड किया था। आरोपी छात्रों को स्कूल से 10 दिन के लिए सस्पेंड भी किया जा चुका है। जिला वहाँ का जो केंद्रीय विद्यालय का संगठन का जो प्रशासन रहा वो चुपचाप रहा, प्रचार चुपचाप रहे, शिक्षक चुपचाप रहे, वहाँ का जो कर्मचारी थे वो चुपचाप रहे। ये किस बात का दर्शाता है? केंद्रीय विद्यालय में किस तरह की पढ़ाई हो रही है? डीएनए में आज हम सबसे पहले भारत की डिफेंस शॉपिंग और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का विश्लेषण करेंगे। कल से गोवा में 8वां ब्रिक्स सम्मेलन शुरू हो रहा है जिसमें चीन और रशिया के राष्ट्रपति भी शामिल होंगे। भारत के हित की बात की जाए तो ये दुनिया के 4 बड़े देशों के सामने पाकिस्तान की कूटनीतिक पिटाई करने का एक सुनहरा मौका है। इसके अलावा भारत और रशिया के बीच रक्षा क्षेत्र में कई नए और अहम समझौते हो सकते हैं जिनके बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। सुनने में यह खबर आपको शायद बोरिंग लग रही होगी, लेकिन इस खबर में कई दिलचस्प संकेत छिपे हुए हैं और इससे भारत का हित भी जुड़ा हुआ है। इस खबर का हमारे देश से और आपसे सीधा रिश्ता है। इस बार का ब्रिक्स सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत की कूटनीति की नई दिशा तय करेगा। इसलिए इसके बारे में आपको हर बात पहले से पता होनी चाहिए। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है और हम कल के लिए आपको आज ही तैयार कर देंगे।
इसलिए सबसे पहले मैं आपको संक्षेप में ब्रिक्स से जुड़ी हुई कुछ बड़ी बातें बताना चाहता हूं। ब्रिक्स का मतलब होता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये पांचों देश दुनिया की 5 सबसे बड़ी और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। ब्रिक्स में शामिल इन देशों में दुनिया की 43% जनसंख्या रहती है, जबकि ये 5 देश दुनिया की कुल जीडीपी का 37% हिस्सा है। दुनिया के व्यापार में इन 5 देशों का 17% का हिस्सा है। पहला ब्रिक्स सम्मेलन जून 2009 में रशिया में हुआ था, जबकि 15 और 16 अक्टूबर को गोवा में होने वाला यह सम्मेलन ब्रिक्स का 8वां सम्मेलन होगा। यह सम्मेलन ऐसे मौके पर हो रहा है जब भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे ज्यादा तनाव है। एक तरफ चीन है जो पाकिस्तान को अपना दोस्त समझता है, और दूसरी तरफ रूस है जो हमेशा से भारत का अहम सहयोगी रहा है, भारत का दोस्त रहा है। लेकिन इन दिनों वो भी पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ा रहा है, और इसका सबूत रूस ने पाकिस्तान की सेना के साथ युद्ध अभ्यास करके दिया है। हालांकि रूस ने उरी हमले की निंदा करने के साथ ही भारत की सर्जिकल स्ट्राइक का भी खुलकर समर्थन किया था। यानी रूस ने कुल मिलाकर कूटनीतिक संतुलन बनाकर रखा है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरते हुए रूस और चीन के साथ एक कूटनीतिक संतुलन बनाकर रखना होगा। भारत और रूस के बीच ब्रिक्स सम्मेलन के बाद शिखर सम्मेलन भी होना है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ऐसे वक्त पर भारत आ रहे हैं जब देश में चीन में बने सामान के बहिष्कार की बात हो रही है, क्योंकि चीन पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करता है। भारत जब भी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने का दबाव बनाता है, तो चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ आकर खड़ा हो जाता है। आपको याद होगा दिसंबर 1999 में जब इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट हाईजैक हुई थी और उसे कांधार ले जाया गया था, तो भारत सरकार ने 178 यात्रियों की जान के बदले में 3 आतंकवादियों की रिहाई का सौदा किया था। भारत सरकार ने जिन 3 आतंकवादियों को जेल से रिहा किया था, उनमें मसूद अजहर भी एक था। लेकिन चीन इसी मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने के खिलाफ हमेशा यूनाइटेड नेशंस में वीटो पावर का इस्तेमाल कर लेता है। इस बार भारत की कोशिश होगी कि शी जिनपिंग को पाकिस्तान द्वारा आतंक फैलाए जाने के सबूत देकर उन पर दबाव बनाया जाए। इसके अलावा एनएसजी में भारत की सदस्यता के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है, जबकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की दिलचस्पी इस बात में रहेगी कि भारत के साथ व्यापार के क्षेत्र में चीन को जो भारी बढ़त हासिल है वो ऐसे ही बनी रहे, वो बरकरार रहे, क्योंकि चीन की इकोनॉमी इन दिनों पहले के मुकाबले कुछ धीमी गति से विकास कर रही है, जबकि भारत की विकास दर बहुत अच्छी है। इस बीच भारत में चीन के सामान का बहिष्कार करने की मांग भी उठ रही है, और आपको भी आपके फेसबुक और व्हाट्सएप पर बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हर रोज आते होंगे कि चीन से आने वाले सामान का बहिष्कार करें। कुछ दिनों में दिवाली आने वाली है और भारत में ऐसा माहौल बन गया है जिसमें चीन में बने पटाखे और लड़ियों के इस्तेमाल का विरोध हो रहा है। ये बात भी शी जिनपिंग तक पहुंच गई होगी, और वो जब आएंगे भारत तो इन तमाम बातों को अपने मन में, अपने दिमाग में रखकर आएंगे। भारत और रूस के बीच जब कल द्विपक्षीय बातचीत होगी तो दोनों देशों के बीच कई बड़े और महत्वपूर्ण सामरिक समझौते होंगे। कल दोनों देशों के बीच कुल 18 समझौते होंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की 3री और 4थी यूनिट का उद्घाटन कर सकते हैं। भारत रूस से लंबी दूरी तक मार करने वाले S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को खरीदने की डील कर सकता है। इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का नाम है ट्रायम्फ। इसे दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम माना जाता है, और भारत रूस से ऐसे 5 सिस्टम्स खरीद सकता है। इसके अलावा भारतीय नेवी के लिए वॉरशिप्स बनाने को लेकर रशिया से एक समझौता हो सकता है। दोनों देशों के बीच कामाओ 226T हेलीकॉप्टर्स के संयुक्त रूप से निर्माण पर भी समझौता हो सकता है। ये हेलीकॉप्टर्स बहुत ही ताकतवर और हल्के हेलीकॉप्टर माने जाते हैं, और इनका सेफ्टी स्टैंडर्ड बहुत हाई है। ये हेलीकॉप्टर्स चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करेंगे। हम आपको ये भी बता दें कि चेतक और चीता हेलीकॉप्टर्स भारत ने फ्रांस से खरीदे थे। अगर कल भारत और रूस के बीच एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स खरीदने का समझौता हो जाता है तो ये भारत के रक्षा क्षेत्र को नई ऊर्जा देने वाला एक बड़ा समझौता होगा। आप इसे जमीन पर तैनात एक ऐसी आर्मी भी कह सकते हैं जो पलक झपकते ही सैकड़ों फीट ऊपर आसमान में दुश्मनों की कब्र खोद सकती है। इसलिए
आज हमने इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का एक एक्शन पैक्ड वीडियो विश्लेषण तैयार किया है जो आपको जरूर देखना चाहिए। ये हमको बहुत बड़े पैमाने पर मजबूती देगी। अगले 24 घंटों में देश की सीमा को 400 किलोमीटर दूर तक सुरक्षित करने का पक्का इंतजाम हो जाएगा। देश को पाकिस्तान और चीन की परमाणु मिसाइलों, लड़ाकू विमानों और ड्रोन से बचाने वाली शील्ड की शक्ति मिलेगी। अभी दुनिया के सिर्फ 2 देशों के पास यह पावर है। नाम है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। युद्ध होने पर S-400 पाकिस्तान की सीमा में घुसकर उसके लड़ाकू विमान और मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता रखता है। ये दुनिया का इस समय सबसे कारगर, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अहम एयर डिफेंस सिस्टम है। जब ये मिसाइल छोड़ी जाती है, ये बुलेट से भी ज़्यादा तेज़ी से जाती है और इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है या न्यूट्रलाइज करना बहुत मुश्किल है। तो हमारे लिए अगर ये मिल जाती है तो बहुत ही अहम परचेज होगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत है यह हवा में एक साथ 36 टारगेट्स को ध्वस्त कर सकता है। S-400 ट्रायम्फ 3 तरह की अलग-अलग मिसाइल दागने में सक्षम है। 400 किलोमीटर दूर से ही यह दुश्मन के इरादों को भांप लेता है और दुश्मन के एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स, ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल गिरा सकता है। दावा है कि S-400 अमेरिका के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भी गिरा सकता है, जो सामान्य रडार की पकड़ में नहीं आते। S-400 सिस्टम को हमले के लिए तैयार होने में 5 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगता। इसके ऑपरेशंस को सिर्फ 3 लोग संभालते हैं, जिसमें एक अधिकारी होता है और 2 सैनिक। एक अधिकारी कॉम्बैट ऑर्डर देता है, दूसरा ऑपरेशन पर नजर रखता है और तीसरा मिसाइल दागता है। यानी S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम के रहते कोई भी दुश्मन भारत के आसमान की तरफ बुरी नजर से देखने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, और जो ये करेगा उसे तबाह होने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हमने आकाश मिसाइल बनाई है, लेकिन उसकी रेंज केवल 25 किलोमीटर है। फिर एक स्पाइडर सिस्टम इजराइल से खरीद रहे हैं जिसकी रेंज अगेन 15 किलोमीटर है। फिर एक मीडियम रेंज मिसाइल खरीदने जा रहे हैं जिसकी रेंज 70 किलोमीटर है। इसके आगे बिटवीन 70 किलोमीटर, उसके आगे कुछ नहीं है, तो इसकी रेंज होगी 400 किलोमीटर। ये हमको बहुत बड़े पैमाने पर मजबूती देगा। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की डील अगर पक्की हो जाती है तो न सिर्फ भारत की आसमानी ताकत में इजाफा होगा, बल्कि हवाई सीमा भी पहले से ज्यादा सुरक्षित हो सकती है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के मिसाइल, लड़ाकू विमान और ड्रोन को मार गिराने के लिए कुछ इसी तरह से काम करता है। S-400 सिस्टम से छूटी मिसाइल दुश्मन पर करीब मैक 15 यानी 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम 3 तरह के अलग अलग मिसाइल दाग सकता है। कम दूरी से लेकर लंबी दूरी तक मंडरा रहे किसी भी टारगेट को पलक झपकते ही हवा में नष्ट कर सकता है। इतना ही नहीं, आसमान में अगर कोई छोटा ड्रोन भी घुसपैठ करे तो यह मिसाइल सिस्टम उसका पता लगाकर उसे नष्ट कर सकता है। साल 2014 में रूस चीन को 6 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम देने को तैयार हो गया। इसके बाद भारत के लिए भी एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करना जरूरी हो गया था। भारत रूस से 5 S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदने जा रहा है। अभी ये एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ रूस और चीन की सेना के पास है। रूसी सेना की 12 एंटी एयरक्राफ्ट रॉकेट रेजिमेंट की 27 बटालियन में S-400 के 200 लॉन्चर तैनात हैं। बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, रशिया से वापस अपने रिश्ते जो बहुत नज़दीकी थे, और ये बहुत सही बात है।
अब कितना इसमें कामयाबी होगी, क्योंकि वो बैलेंस करना है अमेरिका के साथ और रशिया के साथ। जो हमारा रिलेशनशिप रशिया के साथ है, ये बहुत एक ब्रॉड रेंजिंग रिलेशनशिप है। इसमें डिफेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है, लेकिन और भी उसमें मुद्दे हैं जो हम लोग इनके साथ डिस्कस करते रहते हैं हमेशा, आज से नहीं, काफ़ी दशकों से। तो मैं कहूँगा कि डिफेंस ज़रूर है, पर उसके अलावा भी बहुत है। डिफेंस से माना जा रहा है कि ये पर्टिकुलर डील होगी जिससे भारत की जो सैन्य क्षमता है उसमें काफ़ी मदद होगी और काफ़ी मजबूत हो जाएगी, ये माना जा रहा है। नहीं, मैं आपसे बस निवेदन करूँगा, कल तक वेट करिए, सब पता चल जाएगा। लेकिन पिछले कुछ वक्त में दोनों देशों की तरफ से कई चिंताएं रही हैं, जैसे रूस का पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास करना या फिर चीन को मिलिट्री टेक्नोलॉजी देना। वहीं रूस के लिए चिंता की बात यह है कि भारत अमेरिका के करीब दिख रहा है, लेकिन ब्रिक्स समिट में राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी की एक मुलाकात सभी गलतफहमियों और गिले शिकवों को मिटा सकती है। आप इस डिफेंस डील को दिवाली से पहले भारतीय सेना को सबसे बड़ा गिफ्ट भी कह सकते हैं, जो चीन और पाकिस्तान की सभी साजिशों को फेल कर देगा। रूस में एक कहावत है कि एक पुराना दोस्त दो नए दोस्तों से बेहतर होता है। ये बात भारत और रूस के संबंधों पे पूरी तरह से सटीक बैठती हुई नजर आती है। हाल के कुछ सालों में भारत और अमेरिका के बीच बहुत सारे रक्षा समझौते हुए, लेकिन रूस हमेशा से हमारा एक सदाबहार दोस्त रहा है। हालात कितने भी मुश्किल हो, रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया था। बात चाहे देश की राजनीति की हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित रखने की, भारत और रूस हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। दिल्ली से निवृत्ति मोहन और पवन नारा के साथ संजय सिंह, जी मीडिया, गोवा। और आज हमने आपके लिए भारत और रूस के ऐतिहासिक संबंधों का भी एक विश्लेषण तैयार किया है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत और रूस की कूटनीतिक दोस्ती के 70 वर्ष पूरे हो गए हैं, और 70 वर्ष कोई छोटा समय नहीं होता। आप में से बहुत से लोगों को शायद यह पता नहीं होगा कि 1946 में अक्टूबर के महीने में तत्कालीन सोवियत संघ सरकार ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक चिट्ठी लिखी थी, और उस चिट्ठी में यह इच्छा जताई थी कि सोवियत संघ भारत के साथ मित्रतापूर्ण रिश्ते बनाना चाहता है। हालांकि तब न तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और न ही भारत आजाद हुआ था। भारत और रूस के बीच सामरिक रिश्ते की गहराई को समझने के लिए आपको इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। अमेरिका के साथ जो रिश्ते आज आपको दिखते हैं वो इतिहास में इतने मधुर नहीं थे, क्योंकि अमेरिका ने हमेशा भारत के दुश्मन पाकिस्तान का ही साथ दिया है। अमेरिका भारत को नए और आधुनिक हथियार या तकनीक देने के लिए कभी तैयार नहीं हुआ, लेकिन रूस भारत को आधुनिक हथियार देने के साथ साथ तकनीक भी देता है और भारत में उसका उत्पादन भी करता है। रूस भारत को अंतरिक्ष, मिसाइल्स, आधुनिक फाइटर प्लेन्स और परमाणु तकनीक सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मदद दे रहा है, और ये मदद वो पहले भी देता रहा है। जब भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत कमजोर स्थिति में था, तब सोवियत संघ ने ही भारत में स्टील प्लांट लगाने में बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भिलाई में स्टील प्लांट रूस के सहयोग से ही बना था। जब 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया, तब भी अमेरिका समेत कई विकसित देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन संकट की ऐसी घड़ी में भी रूस भारत के साथ खड़ा रहा। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में दुनिया के ज्यादातर शक्तिशाली देश पाकिस्तान के पक्ष में खड़े हो गए थे। अमेरिका ने तो भारत के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए अपने जंगी जहाज भी रवाना कर दिए थे। ऐसे वक्त में सोवियत संघ ही भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। 1971 में सोवियत संघ ने अपना वॉरशिप भारतीय सेना की सुरक्षा के लिए रवाना कर दिया था, और जैसे ही यह खबर अमेरिका को मिली, उसने अपनी सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और भारत की शानदार जीत हुई, जिसके बाद बांग्लादेश बना। कहते हैं कि एक पुराना दोस्त दो नए दोस्तों से बेहतर होता है, और आज की तारीख में भारत अमेरिका के साथ कई रक्षा समझौते कर चुका है, लेकिन हमें रूस को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि रूस ने हर मुश्किल वक्त में भारत का साथ दिया है। वैसे इससे जुड़ी सीख ये भी है कि अगर आपके जीवन में कोई पुराना दोस्त है तो उसे नए दोस्तों के चक्कर में नजरअंदाज मत कीजिए, उसे हमेशा महत्व दीजिए। जीवन में आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा।